हेलो अमीगोस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता है, पूरा का पूरा बड़ा होता है, लेकिन उसमें से एक बड़ी छोटी सी विबग्योर नामक चीज़ होती है जिसको हम देख पाते हैं। उसके लेफ्ट साइड पर भी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, राइट साइड पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, लेकिन दोनों में से किसी का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा है क्यों? बात हो रही है 9 अगस्त की, 9 अगस्त 2022। बात करेंगे 9 अगस्त की, 9 अगस्त 1945। वक्त है नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बम गिरा दिया है और उसके बाद लोग किस तरीके से रेडिएशन का शिकार होते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि कैंसर को ट्रीटमेंट देने के लिए रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी ही तरफ कहते हैं कि रेडिएशन की वजह से कैंसर होता है। आज जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। शुरुआत करेंगे 9 अगस्त 1945 से। नागासाकी के ऊपर जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन, और इस बम के अंदर में प्लूटोनियम था। जो इससे पहले बम गिराया गया था, जो कि हिरोशिमा में गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय, उसके अंदर यूरेनियम मौजूद था। ये तस्वीर है पुरानी उस वक्त की, और आज कुछ ऐसा नज़र आता है जापान। सेम डोम। सवाल है कि ये हाइड्रोजन बम और ये जो बम का इस्तेमाल किया गया था, जिसको हम एटॉमिक बम कहते थे हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर में, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस नंबर 1 कि हाँ, वाकई में कि अगर हिरोशिमा नागासाकी वाला अगर इतना है, इतनी उनके अंदर में शक्ति थी कि 15,000 TNT जितना विस्फोट वो कर सकते थे, तो इसको रुपयों की टर्म्स में समझिए कि 15,000 रुपये एक व्यक्ति के पास हैं और 1 करोड़ रुपए एक व्यक्ति के पास है। तो आज की तारीख का जो हाइड्रोजन बम है वो 1 करोड़ रुपए के बराबर है। जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा था वो 15,000 के बराबर है। हाइड्रोजन बम जो आज की तारीख में हम इस्तेमाल करते हैं वो मेनली फ्यूजन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, और जो एटॉमिक बम हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल किया गया था वो आपने देखा था कि किस तरीके से प्लूटोनियम और यूरेनियम का जिसमें इस्तेमाल किया गया था, और इसमें फिजन का प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन बम के अंदर में असल में तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर में तीनों बम होते हैं। केमिकल बम भी होता है, इसके अंदर में फिजन वाला बम भी होता है, और इसके अंदर में फ्यूजन वाला भी बम होता है। लेकिन चूंकि अपन बायोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड है तो उसके परिप्रेक्ष्य में रेडिएशन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगला सवाल जो आज हम डिस्कशन करने वाले थे वो ये था कि आखिर क्या है वजह कि विजिबल लाइट से राइट और लेफ्ट साइड में हम नहीं देख पाते हैं। हमने केवल और केवल यही हिस्सा चुना है। अगर आप इसे राइट साइड में जाते हैं तो आपको अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेडिएशन जैसी चीज़ें मिलती हैं, जिनको हम आयनाइजिंग रेडिएशन भी कहते हैं, जो अपनी एनर्जी की वजह से किसी भी एटम में से उसका एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल को बाहर निकालने में कामयाब है, उसका आयन बनाने में कामयाब है। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आयन बन जाएगा, और इसीलिए उसको आयनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं। अब आयनाइजिंग रेडिएशन है तो आपको कई अलग अलग तरीके की म्यूटेशन कॉज करा सकती है, जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है, तो आप जिंदा नहीं बचेंगे। तो नेचर में, इवोल्यूशन के अंदर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा होगा भी तो हमने देखा है कि कई मधुमक्खी में अल्ट्रावायलेट तक तो नज़र आता है, लेकिन उसके आगे की चीज़ें नहीं नज़र आती हैं, क्योंकि वो आयनाइजिंग रेडिएशन हो जाएगी, और इसीलिए लिविंग बींग्स के अंदर में ज़्यादा राइट की तरफ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं, केवल अल्ट्रावायलेट तक मिलेंगी। उसी तरीके से अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सारे देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं कि इंफ्रारेड का दूसरा नाम है गर्मा गर्म। जो आपका हीट सेंसिंग जो कैमरा होता है वो इंफ्रारेड को ही जज करता है। माइक्रोवेव चीज़ों को पकाने काम में आता है। वो प्रिंसिपल क्या है, कैसे है, डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपकी आंखें ये देख पाती, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव को सेंस कर पाती, तो पक जाती, और अगर इससे राइट साइड में जाती तो वो म्यूटेशन का शिकार हो जाती। तो बड़ा ही स्वीट स्पॉट है विजिबल रेज, जिसकी वजह से हम केवल और केवल इस पर्टिकुलर जगह में चीज़ों को देख पाते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन जो हमारे शरीर के बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर में से उनके बॉन्ड तोड़े जा सकते हैं, उनसे उनके आयंस बनाए जा सकते हैं, और हमारे शरीर के अंदर में अगर पानी टूटा तो उसका पानी टूट करके अगर ऑक्सीजन बन सकता है, हाइड्रोजन गैस बन सकती है, तो उसी के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये भी चीज़ें बन सकती हैं, जो कि आगे जा कर के डायरेक्ट आपके DNA पर अटैक कर सकता है, या अपने आप जो आयनाइजिंग रेडिएशन है वो भी DNA के बॉन्ड्स को तोड़ने में हेल्प कर सकती है। DNA टूटेगा तो आपका जाहिर सी बात है कि वो रेडिएशन वो किसी भी तरीके से या तो सेल डेथ करवा देगा या तो आपका कैंसर कॉज करा देगा। अगला पॉइंट है कि भाई अगर आप देखें तो अगर आप अपना एक्सरे कराने जाते हैं तो तकरीबन जो यूनिट होती है कि आप कितना रेडिएशन से एक्सपोज हो रहे हैं तो वो ग्रे है। तो आप एक्सरे लेते वक्त में 0.0001 ग्रे से एक्सपोज होते हैं, और अगर आप CT स्कैन कराते हैं तो 0.01 ग्रे से एक्सपोज होते हैं। और ये है बम का, जहाँ बम गिरा था, और यहाँ पर लोग 2-1 इतने ग्रे तक भी उनका एक्सपोजर जाता है, जो कि गारंटी है, जिसकी वजह से व्यक्ति मर जाएगा।
जो ये चीज़ होती है, जो रेडिएशन होता है, वो असल में 4 स्टेप्स में होता है आपका। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सबसे पहले आपका क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए कि एक या जिस भी थोड़ा-सा ज़्यादा रेडिएशन से अगर आप एक्सपोज़ हो गए हैं, तो इसको कहा जाता है एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, ARS, जिसके अंदर में सबसे पहले आपको उल्टी, दस्त, डायरिया, ये सब चीज़ें हो जाएँगी। फिर आपको थोड़ी देर ठीक फ़ील होगा, कुछ दिनों तक के लिए भी हो सकता है। ये जो इसका टाइम पीरियड है, वो अलग-अलग लोगों में अलग-अलग नज़र आ सकता है, कि डिपेंड कर सकता है कि आपका रेडिएशन की वजह से किस पर्टिकुलर एरिया में जाकर के चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। अब दोबारा से आपका मैनिफेस्टेशन शुरू होगा, क्योंकि अब जो रेडिएशन ने जिस डीएनए को बर्बाद किया है, वो हो सकता है आपका 1 हफ्ते के बाद सेल डिवाइड कर रही हो सकता है कि कुछ हफ्तों के बाद सेल डिवाइड कर रही हो। जब सेल डिवाइड करेगी तब उसे पता चलेगा कि वो तो डिवाइड कर ही नहीं पा रही है, या वो अपने डिज़ायर्ड प्रोटीन्स नहीं बना पा रही है। तब जा कर के उसका जो असर है वो सामने आएगा, और फिर जब वो प्रोटीन वगैरह की फॉर्म्स में कुछ दिनों के बाद में आपका या तो रिकवरी होगी या तो डेथ होगी। ये कुछ डायरेक्ट इमेजेस हैं। अब पॉइंट ये है कि ऐसा मिथ है कि जो लोग मानते हैं कि अगर व्यक्ति खुद रेडिएशन अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो वो व्यक्ति के आसपास नहीं जाना चाहिए, उस व्यक्ति से रेडिएशन निकल रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में केवल और केवल अगर वो रेडिएशन वाली जगह पर था तो उसके कपड़ों में रेडिएशन, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो रेडिएशन निकाल रहे हैं, हाई इंटेंसिटी, हाई एनर्जी वाली जो रेडिएशन निकाल रहे हैं, वो अगर आपके कपड़ों पे चिपका हो सकता है या आपके शरीर के ऊपर चिपका हो सकता है। अगर आप नहा लेंगे, कपड़ों को त्याग देंगे, तो कुछ ही समय के अंदर में, वो कुछ ही घंटों के अंदर में इट्स ओके कि आप जो मरीज़ है उसको गले लगा सकते हैं। लेकिन आप मरीज़ को गले न लगाएं, वो इसलिए क्योंकि अब मरीज़ का इम्यून सिस्टम ख़त्म होने वाला है, और उसका इम्यून सिस्टम ख़त्म होगा तो आप गले लगाएंगे तो फिर मरीज़ को ही जल्दी मरने में आसानी होगी। हमारे शरीर के अंदर में आप जानते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका 120 दिन टाइम पीरियड होता है। जो हमारी WBCs होती हैं वो तकरीबन केवल और केवल 1 हफ्ते उनका लाइफ स्पैन होता है। तो अगर आपका ऐसी सेल्स जो ज़्यादा जल्दी डिवाइड करती हैं, वहाँ पर ही आपको रेडिएशन का उतना जल्दी असर आपको देखने के लिए मिलेगा। गट लाइनिंग के अंदर में जहाँ आपका बहुत तेज़ी के साथ डिवीजन होता है, बिल्कुल इसके पैरेलल में अगर आप देखें तो जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट होता है उसमें भी यही चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। वहाँ पर आप इतने ज़्यादा बढ़िया तरीके से एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। रेडिएशन जो है वो पूरी बॉडी पे एक्सपोज नहीं हो रहा है। अगर आपको रेडिएशन दिया जा रहा है तो स्पेसिफिकली उस कैंसर टिश्यू पे दिया जा रहा है, उस कैंसर सेल्स पे दिया जा रहा है, उस ट्यूमर पे दिया जा रहा है जिसको आप मारना चाहते हैं, जो कि पागलों की तरह भी डिवाइड कर रहा है। वहाँ पर रेडिएशन इस तरीके से आपको कैंसर से बचाने में काम आ रहा है। और अगर आपकी पूरी बॉडी में रेडिएशन से आप एक्सपोज हो रहे हैं और डीएनए डैमेज हो रहा है, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। इस तरीके से कैंसर करने में रेडिएशन का इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप ध्यान दें तो आपके पास MRI मशीन होती है। इस MRI मशीन का पहले नाम हुआ करता था NMRI मशीन, क्योंकि आज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चूँकि न्यूक्लियर डिज़ास्टर, न्यूक्लियर शब्द से लोग भ्रमित होते हैं, तो उसकी वजह से एन शब्द को जो है जानबूझ करके ड्रॉप कर दिया गया था ताकि लोग इससे उतना डरे नहीं। तो ये थी आज की जानकारी साइंस वाली जगह से। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर दिन का हिसाब लगा करके कि कौन से दिन, अगर आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, तो कल भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, और उसके ज़रिए अगर आप साइंस की नॉलेज लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हम ये डेली वाली जो हमारी सीरीज़ है इसको भी शुरू कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।